आज का हमारा मुद्दा है इनकॉम्पिटेंसी। राजनीति में हम देख रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि राजनीति करते करते थक गए हैं, सत्ता में रहते रहते थक गए हैं, तो अब इनकॉम्पिटेंस हो चुके हैं, छोड़ दिया है सबकी, कुछ नहीं हो सकता, चलो हम अपना जो है मज़े करते हैं, जितनी भी दिन हमारी सरकार है अपना मज़े से करते हैं। एक तरह की इनकॉम्पिटेंसी ये होती है। और दूसरी तरह की इनकॉम्पिटेंसी होती है कि दिमाग ही नहीं है राजनीतिक, सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति खेलने का दिमाग है, षड्यंत्रकारी नीति खेलने का दिमाग है। लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं आ रही। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस समय यही कर रही है। इनकॉम्पिटेंट सरकार होने के कारण वो हमेशा जो है दूसरे मुद्दों पर हमेशा चली जाती है। जो नया मुद्दा है उसके ऊपर अगर डिबेट होने लगेगी तो वो तीसरा मुद्दा उठा लेगी। अगर कोई पेपर लीक की बात कर रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम की बात कर सकती है, कभी वो मंदिरों पे हमले की बात कर सकती है, कभी वो ये कह सकती है खालिस्तानी लोग हैं, कभी वो कह सकते हैं मुसलमानों की कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो नफरती चिंटू हैं। लेकिन नफरती चिंटू जो हैं वो असल में जो भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हैं, क्योंकि वो बिना दिमाग लगाए, मतलब जैसे होता है ना कि जिस लड़की को हम पसंद करते हैं उसमें कितनी भी खामियां दिखे लोगों को, हम लोगों को लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। उसी तरीके से भाजपाइयों का हाल है। बीजेपी उनके लिए वो सुंदर लड़की है जो असल में दूसरे लोगों को बहुत बदसूरत लगती है, जिनको उनसे प्यार नहीं है, लेकिन बीजेपी को उसमें बड़े कमाल दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सुंदरता दिखाई दे रही है। तो खैर, हम इनकॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तो इनकॉम्पिटेंट पीपल वही होते हैं जो इमोशनल फूल बनाए जा सकते हैं किसी भी तरीके से, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या फिर क्षेत्र के नाम पर। तो इसी तरह के फूल्स की राजनीति अभी पूरी तरीके से चरम पर है। ये दुनिया की एक रीत है कि जब जिस तरह की राजनीति का बोलबाला एक बड़े देश में होता है तो फिर वो धीरे धीरे सारी दुनिया में फैलता जाता है। तो अब अगर मैं तुलना करूं इनकॉम्पिटेंसी की और आपको पूरी तरीके से विजिबल उदाहरण दूं तो पाकिस्तान की सरकार का देख सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो अपनी घरेलू जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में भी असमर्थ हो रही है। इसी तरीके से बीजेपी को देख लो। बीजेपी खुद चाहती थी जब सत्ता में आई थी कि नेशनलिज्म के नाम पर देश को विकसित करूंगी या करेंगे, लेकिन उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल फूल बने वो उन बिजनेसमैनों के हाथों जिन्होंने उनको चंदा दिया था, तो अब उन्हीं के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। दुनिया उनको गाली दे रही है, देश भर के युवा उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनकॉम्पिटेंट सरकार है और इसी वजह से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इसी वजह से जो हमारे जो घरेलू प्रॉब्लम है, जो मार्केट की प्रॉब्लम है, मार्केट के इशू हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह की इनकॉम्पिटेंट सरकार वो सिर्फ अपना ही भला या अपने लोगों का ही भला चाहती है। और उनके लोग कौन होते हैं? जो उनको चंदा देते हैं या फिर उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाला बड़ा वाला सपोर्ट। अब देखो, वोट के लिए ये नहीं काम कर रहे, क्योंकि वोट जो है इनके जेब में है। वोट के लिए वो काम करते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को ही खरीद लो। वोट के लिए वो करते हैं कि बूथ कैप्चर कर लो। तो इस तरीके से वोट को तो वो अब पर प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे। वो अब क्या कर रहे हैं, बस इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई मेरा जो चंदा देने वाला जो गुट है, जो मुझे चंदा देने वाले जो बिजनेसमैन है, उनको मैं किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाऊं, या फिर जो आरएसएस बीजेपी के एजेंट हैं या फिर उनको कहें कि उनके मेंबर्स हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए, सिर्फ इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे एक बार अखिलेश यादव के बाप जो मुलायम सिंह यादव है, उनकी सरकार आई, उन्होंने क्या किया, यादवों को ही पुलिस में या हर किसी महकमे में भर लिया, जबकि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो पूरी तरीके से मतलब नाकाबिल थे। बिल्कुल ही उनके अंदर वो ना पुलिस वाले गुण थे, ना ही उनके अंदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने की कोई क्षमता थी। अनपढ़ लोगों को भी भर लिया। इसी तरीके से अब आरएसएस और बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है वो कर रही है। तो अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत होना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से तलवे चाट रही है भारत सरकार के, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी को अपना
सबसे बड़ा योगदान देना पड़ेगा अगर इस तरह की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि आपको भी पता है, कितना भी आप अच्छा काम कर लें, जब तक देश के हालात सुधरेंगे नहीं तब तक आपका कोई भी नाम नहीं होगा दुनिया में। और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको वो इज्जत, आपको वो हौसला नहीं मिल सकता जो आपका होम क्राउड आपको देता है, जो आपके घर वाले आपको देते हैं। तो एथिकल कंसर्न्स जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। दूसरा, जो युवा नेता है उनको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। जो युवा राजनीति है उसको थोड़ा कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, उनको बहुत पहले ये सब कर लेना चाहिए था। हालांकि वो करते थे अपने हिसाब से, लेकिन अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है यूथ के ऊपर भी, और जो जनरेशन है, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं जो राजनीति सीख रही हैं, उनके ऊपर भी ये काफ़ी असर डाल रहा है कि राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए। एक अच्छी राजनीति का उदाहरण राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि राजनीति असल में होनी किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से हम अपनी सरकारों को जवाबदेही के प्रति जागरूक करें, किस तरीके से अपनी जो ईगोइस्टिक सरकार है उसको किस तरीके से झुकाएं, किस तरीके से मुद्दों को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। ये सब राजनीति का एक तरह से स्कूल चल रहा है। तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं, रील्स के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, फीड्स में किसी की जो अच्छे लोग हैं जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं उनकी फीड्स को पढ़कर, उनकी फीड्स को जो है देखकर, उनके लाइव्स देखकर उनको सीख सकते हैं कि किस तरीके से जन आंदोलन क्रिएट होते हैं और एक ईगोइस्टिक सरकार को झुकाया जा सकता है, अपने मुद्दों के ऊपर उनको लाया जा सकता है। तो इसी चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम लोग अपने देश को सुधारने की बात कर रहे हैं और इसी तरीके से ग्रो होती है कोई डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो लगातार ग्रो करेगी, तभी हम लोग एक अच्छी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार को बना पाएंगे। और हर रोज जिस तरीके से 75 सालों में हम देख रहे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ नया आता है डेमोक्रेसी में। जब भी स्टैग्नेशन दिखाई देती है तभी कुछ नया आंदोलन आता है जो रीडिफाइन करता है डेमोक्रेसी को, कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से होनी चाहिए। तो वी आर एक्चुअली इन द ट्रांजिशन फेज वेयर वी आर फेसिंग दैट हाउ ए डेमोक्रेसी इवॉल्व। और ये आप बिल्कुल विजिबल तौर पर देख सकते हैं जो भारत में इस समय हो रहा है। हम लोग बांग्लादेश नहीं है, हम लोग नेपाल नहीं है। वी कैन नॉट do the exactly they are doing in Nepal. We cannot do what exactly they are doing in Bangladesh or Sri Lanka, but we are actually more reliable and stable democracy which can make and create a lot of revolutionary approach, but at the same time we are very much strong together. We are sustainable, we are actually sustaining our democracy, we are not decaying it, so we are evolving. तो हम देख सकते हैं इस माध्यम से जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, जैसे किसानों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, सालों साल वो चलता रहा। और एक इस तरह की घमंडी सरकार, असल में देखो सरकारें कभी घमंडी नहीं होनी चाहिए, वो ईगो लेस होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता। सरकार जो है पूरे देश की होती है, उसका कोई व्यक्तिगत चरित्र नहीं होता। लेकिन क्योंकि बीजेपी इनकॉम्पिटेंट लोगों से भरी पड़ी है तो वो ईगो पे ले जाते हैं, हर एक मुद्दे को ईगो पे लेके जाते हैं। सरकार का कोई व्यक्तिगत चरित्र नहीं होता। सरकार जो है वो एक स्टेट है। अब स्टेट का कोई क्या व्यक्तिगत चरित्र होगा, वो करेगी जो लोग चाहेंगे। तो लोगों की सरकार होगी, कोई भी इसमें हार नहीं रहा, कोई जीत नहीं रहा है। एक्चुअली ये पूरा परसेप्शन ये बना रहे हैं कि मोदी को जो है झुका दिया या मोदी को उठा दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता डेमोक्रेसी में। और अगर ये मोदी सोच रहा है जैसा कि वो सोचता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका कॉम्प्लेक्स है। असल में जिस बड़े पद को वो लीड कर रहा है, या ये कहें कि कर रहे हैं, मैं बस ऐसे जनरल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से वो जिस पद पर लीड कर रहे हैं वहाँ पर ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि आप
साधारण तौर पर लोगों से बात नहीं कर रहे, आप एक सिस्टम को रन कर रहे हैं। सिस्टम का कोई ऐसा व्यक्तिगत चरित्र नहीं होता, सिस्टम एक आइडियोलॉजी पे चलती है, और आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है उनका कोई ईगोइस्टिक सिद्धांत नहीं होता है, वो बस आइडियलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं। जिस जिस तरीके से हम किसी चीज को बनाते हैं या घड़ते हैं, तो किसी मुद्दे पर जब लोग आपकी नहीं मान रहे हैं या नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये है कि आपका मुद्दा सही नहीं है, तो उसको दोबारा से आई एम सॉरी, तो अगर कोई लोग आपके मुद्दे को नहीं खरीद रहे हैं, इफ पीपल आर नॉट बाइंग योर एजेंडा, इट मीन्स दैट एजेंडा इज नॉट ए गुड एजेंडा, you should actually leave that agenda behind. This is the power of democracy. और हम लोगों को अब असल में एक साथ आना पड़ेगा, चाहे ये आपके गोदी मीडिया हो। गोदी मीडिया को देखो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया भी जिस तरीके से ईगो पे लेके आ रही है ना बातें, और इस चीज़ को के ऊपर डिफेंड कर रही है कि हम क्योंकि इनके तलवे चाटते हैं तो इनको पूरी तरीके से डिफेंड करेंगे सरकार को, सरकार का हर फैसला जो है भारत के हित में। ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी फैसला जो है वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता। तो आप जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो इसको समझ रहे हैं, तो पहले तो ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना चरित्र जो है ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, जो नए युवा हैं उनकी राजनीति में उनको अच्छा करना पड़ेगा, तब हमारा देश जो है पटरी पर लौटेगा। और फिर से जो युवा हमारे बेरोजगार हैं या कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, उनको अच्छी जो है सैलरी पर नौकरी मिलेगी, और एक अच्छे देश का निर्माण होगा, जहां पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे हम लोग चलेंगे। इन्हीं बातों पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल।